अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। मैं हूं आपका टीचर जवाद अली। ये क्लास जज्बा तालीम फ्री एजुकेशन फॉर ऑल के तहत स्टार्ट की गई है, जिसमें हम आपको डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा फिज़िक्स ऑफ 9th क्लास। जिन बच्चों ने मेरा लास्ट लेक्चर देखा था उन्हें पता होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने प्रीफिक्सेस का जो टॉपिक है वो एंड किया था। चैप्टर नंबर 1 के आगे फर्दर जो टॉपिक्स हैं वो आज हम पढ़ेंगे। देखते हैं जी, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है उसका नाम है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन है क्या, ये आई कहाँ से, इसका इस्तेमाल किस तरह से है। स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनकी न्यूमेरिकल जो मैग्नीट्यूड है, जिनका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये एक साइंसी तरीकाकार है, साइंटिफिक मेथड है लार्ज नंबर्स को शॉर्ट टर्म्स में लिखना। किस तरह से लिखते हैं इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो चांद है, जो मून है, वो हमारी अर्थ सरफेस से 384 और 60 मीटर्स अवे है, यानी कि ये 384,00,00,00 मीटर्स अवे फ्रॉम आवर अर्थ, इतना दूर है। अब ये जो इतनी बड़ी वैल्यू है, अगर मैं इसको एक स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इसको सम पावर ऑफ 10 बनाकर। अब ये किस तरह से होगा ये हम देखते हैं। ये मैं लिख रहा हूँ जी आपके सामने वैल्यू। अब इस वैल्यू को मैंने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट जो डिजिट होता है उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। अब मैं 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा। अब जब मैंने इधर डेसिमल प्लेस किया है, इससे आगे जितने नंबर्स हैं उसको मैं 10 की पावर बनाऊंगा। अब आगे कितने नंबर्स हैं हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैं इसको लिख सकता हूं 84, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसको हम लिखेंगे, जीरोस लिखने की ज़रूरत नहीं है। 384 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर्स। तो ये 384 और ये आगे जो जीरोस थे वो एक साइंटिफिक नोटेशन जिसमें हमने इसको सम पावर ऑफ 10 लिख दिया। 3.84 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर। इतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू एक शॉर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गई। यही साइंटिफिक नोटेशन है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज जो बहुत ज़्यादा लार्ज होती हैं उनको एक स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में लिख देना। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इसकी डेफिनेशन देखें, इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 and 10। हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को सम पावर ऑफ 10 में हम लिखते हैं, जिससे वो एक स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म में आ जाती है। अब ये कुछ और एग्जांपल्स हैं हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की, जिसमें नंबर है 62750। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको 10 की पावर 3 बनाना चाहूँ, यानी कि इस नंबर को मैं सम पावर ऑफ 10 में लिखना है और वो पावर मैं अगर 3 बनाना चाहूँ, तो मैं इसके लेफ्ट से स्टार्ट होऊंगा और 3 डिजिट के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा। 0 5 7 से पहले मैं अगर पॉइंट लगाऊंगा, पॉइंट लगा दिया मैंने, तो ये बन जाएगा 10 की पावर 3, क्योंकि मैं 3 डिजिट पीछे आया हूँ, 0 5 और 7। अगर मैंने इसको 10 की पावर 4 बनाना होगा तो मैं 4 डिजिट पीछे आऊँगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब 0 5 7 और साथ 2 से पहले पॉइंट लगेगा, तब 4 डिजिट्स कंप्लीट होंगे। तो 6.275 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। इसी तरह अगर मैंने इसको 10 की पावर 5 में लिखना हो तो मैं 5 डिजिट पीछे आऊँगा। अब 5 डिजिट जब मैं पीछे आऊँगा तो मैं 6 से पहले डेसिमल पॉइंट लगाऊंगा। जब 6 से पहले मैंने डेसिमल पॉइंट लगाया तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। अब ये सारी जो एक ही नंबर की मैंने 3 साइंटिफिक नोटेशंस बनाई हैं, ये 3 की 3 करेक्ट हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। ये हमारी मर्जी होती है, हम जितनी मर्जी 10 की पावर बना लें, मगर
स्टैंडर्ड जो साइंटिफिक नोटेशन का वो सेट किया गया है उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आता है। तो यानी कि इसमें हमारे पास जो सेकंड हमारी साइंटिफिक नोटेशन है वो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन है जो साइंटिस्ट आमतौर पर यूज करते हैं, इसी को हम प्रेफर करेंगे। तो ये तो थी स्टूडेंट साइंटिफिक नोटेशन और उसकी कुछ एग्जांपल्स। अब हमारे पास आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे आलात हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम चीज़ों की लेंथ, मास, टाइम और डिफरेंट क्वांटिटीज़ हम मेजर कर सकते हैं। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स डिफरेंट होते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने टाइम मेजर करना है तो हम वॉच को यूज़ करते हैं। अगर हमें मेजर करना हो किसी चीज़ की लेंथ तो हम स्केल को, मीटर रूल को या मेजरिंग टेप को भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आलात होते हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए। अब जैसे जैसे अब तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो गई है साइंस में, बट इन अर्ली एजेस ये जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, ये जो आलात थे, ये इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, जिसकी वजह से अब इनको और बहुत ज़्यादा जैसे जैसे साइंस में तरक्की हुई है इनको बहुत ज़्यादा बेहतर बना लिया गया है। पहले, अब तो क्लॉक्स आ गई हैं, डिजिटल वॉचेस आ गई हैं, पहले जो है वो सन डायल्स होती थी, इस तरह वाटर क्लॉक्स होती थी जिनके ज़रिए लोग टाइम को मेजर करते थे। मगर जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई, लेटेस्ट चीज़ें आती गई और हमारी क्लॉक्स भी जो है वो डिजिटल और मैकेनिकल क्लॉक्स बनती गई। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम जो लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको हम आगे वन बाय वन जो है पढ़ेंगे। उसमें हमारे पास पहला जो है वो उसका नाम है मीटर रूल। मीटर रूल रोज़मर्रा ज़िंदगी में बच्चों की ज्योमेट्रीज़ में भी होता है, जो वो यूज़ करते हैं मैथ्स की डायग्राम्स बनाने के लिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग में भी यूज़ करते हैं मीटर रूल को, और डिफरेंट क्वेश्चंस में भी। तो मीटर रूल जो लेबॉर्ट्री में फिज़िक्स की यूज़ होता है वो एक वन कंप्लीट मीटर जो है वो वुड का स्केल होता है। मोस्टली ये येलो कलर्स में ही आता है, आपने देखा भी होगा जो बच्चे लेबॉर्ट्रीज़ में जाते हैं। इसके ये कंप्लीट 1 मीटर लॉन्ग होता है। उस 1 मीटर को आगे डिवाइड किया जाता है सेंटीमीटर्स में। अब हमारे पास जो सेंटीमीटर्स होते हैं उनको आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है 10 मिलीमीटर्स में। यानी कि मीटर रूल से जो कम से कम हम चीज़ मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसी को हम मीटर रूल का लीस्ट काउंट भी कहते हैं। अब मीटर रूल को इस्तेमाल करते हुए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो आँख है, जो चीज़ आप मेजर कर रहे हैं, बिल्कुल उसके ऊपर होनी चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में होनी चाहिए। जैसे कंसिडर करते हैं ये ग्लास स्लैब है जो मैं मीटर रूल से मेजर कर रहा हूँ। फिगर ए में आप देख रहे होंगे ये स्लैब मेरी यहाँ पर ख़त्म होती है, और अगर आँख मेरी बिल्कुल ऊपर वर्टिकल पोजीशन में नहीं होगी और थोड़ी सी साइड पर होगी, पीछे होगी, तो मेरे पास करेक्ट रीडिंग नहीं आएगी। करेक्ट रीडिंग लेने के लिए ज़रूरी है कि मेरी जो आँख, जो आपको फिगर बी में नज़र आ रही है, वो बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में हो इस रूलर के और इस मीटर रूल के, तभी हमारे पास करेक्ट रीडिंग आ सकेगी। ये तो था मीटर रूल, जिसकी उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप भी आपने देखा होगा, कारपेंटर्स, लोहार जो होते हैं, जो काम करते हैं, वो यूज़ करते हैं मेजरिंग टेप को। हम इंची टेप भी कहते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। अब मेजरिंग टेप जो है वो एक स्ट्रिप होती है, कॉटन की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है और मेटल की भी हो सकती है। और जितना और इसकी जो मेजरमेंट है वो 10 मीटर भी होती है, 20 मीटर की भी मिल जाती है, 50, 100 मीटर्स। मतलब कि जितनी हमें ज़रूरत है उतनी मेजरमेंट की हम मेजरिंग टेप को जो है वो मार्केट से परचेज कर सकते हैं, और जितना चाहें हम इससे मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको अपनी मर्जी से जितना चाहें ओपन कर सकते हैं, और जितनी हमें ये मकसूद होती है ये लॉन्ग स्ट्रिप जो है उतना हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये मीटर रूल और मेजरिंग टेप
से जो हम कम से कम रीडिंग या इनका लीस्ट काउंट जो है वो 1 मिलीमीटर तक होता है। अब अगर कोई चीज़ 1 मिलीमीटर से भी छोटी हो, उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को इस्तेमाल करते हुए हम 1 मिलीमीटर से भी छोटी चीज़ की जो लेंथ है वो मेजर कर सकते हैं। अब इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, इसको इस्तेमाल किस तरह से करते हैं, वो आगे हम फर्दर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा वर्नियर कैलिपर की ये डायग्राम है। लेबॉर्ट्रीज़ में आपको, ये आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में भी इंक्लूड है, लेबॉर्ट्रीज़ में भी आपको नज़र आएगा। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमारे पास 2 इसके जॉज होते हैं, एक का नाम है फिक्स्ड जॉ, एक होता है मूवेबल जॉ। ये जो फिक्स्ड जॉ होता है ये अपनी ही जगह पर रहता है, ये हिलता नहीं है। लेकिन जो मूवेबल जॉ है इसको हम इस मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकते हैं, इसको हम इजीली इस मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकते हैं। अब ये जो मूवेबल जॉ होता है इसके ऊपर जो स्केल होती है उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल, और इसके पीछे जो ऐसी स्केल जो मूव नहीं कर रही होती उसको हम कहते हैं मेन स्केल। अब अगर हमने किसी चीज़ के इनर पार्ट का डायमीटर फाइंड करना है तो हम ये ऊपर वाले जॉज को इस्तेमाल करते हैं, और अगर हमने आउटर डायमीटर फाइंड करना है तो हम ये आउटर जॉज को इस्तेमाल करते हैं। ये तो था इसकी कंस्ट्रक्शन की एक्सप्लेनेशन। अब ये जो हमारे पास आपको मेन स्केल नज़र आ रहा होगा, ये मेन स्केल के ऊपर सेंटीमीटर्स और मीटर्स की जो है वो मार्किंग होती है बोथ। अब इसमें जो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर के अंदर 1 मिलीमीटर की जो है वो डिवीजन होती है, और दूसरा हमारे पास ये जो इसका आपको वर्नियर स्केल नज़र आ रहा होगा, इसकी हर डिवीजन के दरमियान 0.9 मिलीमीटर की 0.9 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, अब मेन स्केल के अंदर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस होता है हर डिवीजन के बाद, और वर्नियर स्केल के अंदर 0.9 मिलीमीटर का जो है वो डिस्टेंस होता है। यानी कि हम अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो मेन स्केल में 1 मिलीमीटर, उसको माइनस करें अगर हम वर्नियर स्केल में 0.9 मिलीमीटर, तो 1 माइनस 0.9 मिलीमीटर, 1 माइनस 0.9 मिलीमीटर, तो हमारे पास आंसर आता है 0.1 मिलीमीटर। और यही वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट है। डिफरेंस मेन स्केल की रीडिंग 1 मिलीमीटर माइनस वर्नियर स्केल की स्मॉलेस्ट रीडिंग में जो डिस्टेंस 0.9 मिलीमीटर, तो आंसर आया 0.1 मिलीमीटर। और ये वो कम से कम रीडिंग है जो हम वर्नियर कैलिपर से हासिल कर सकते हैं। यानी कि 1 मिलीमीटर से भी स्मॉल रीडिंग जो है वो वर्नियर कैलिपर से मेजर की जा सकती है। ये तो थी कंस्ट्रक्शन जी वर्नियर कैलिपर की। अब हमने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, वर्नियर कैलिपर को हम यूज़ किस तरह से करते हैं। फर्स्ट स्टेप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने के लिए ये है कि उसके ज़ीरो एरर को ख़त्म किया जाए या ज़ीरो करेक्शन की जाए। और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि ज़ीरो एरर होता क्या है, ये ज़ीरो करेक्शन किस तरह से होती है। स्टूडेंट्स, जब कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बार बार इस्तेमाल होता है, या कुछ कंपनीज ऐसे नाकिस इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं कि कुछ अरसे बाद वो ख़राब हो जाते हैं, उनकी मेजरमेंट ठीक नहीं आती, या किसी बच्चे से कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाए तो उसके अंदर एरर आ जाता है। अब उस एरर को किस तरह से ख़त्म करना है और उसको अप्लाई किस तरह से करेंगे हम अपनी रीडिंग पे, ये काम है ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन। अब ये एरर आने की वजूहात मैंने आपको बता दी है। कोई बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट हो या किसी बच्चे से ख़राब हो जाए तो इंस्ट्रूमेंट में ख़राबी आ जाती है और एरर आ जाता है, जिसको हम ज़ीरो एरर या ज़ीरो करेक्शन कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये ज़ीरो एरर जो है, इसको पता किस तरह किया जाए। स्टूडेंट, जो आपके पास वर्नियर कैलिपर है, आप उसको में कोई चीज़ प्लेस ना करें और उसको कम्प्लीटली बंद कर दें। अब हमारे पास ये आपको स्क्रीन्स पर नज़र आ रहा होगा,
कि एक जीरो है वर्नियर स्केल का और एक ये जीरो है इस मेन स्केल का। अगर वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो से एग्जैक्टली कोइंसाइड करे, एग्जैक्टली मिला हो, तब ये जीरो एरर जीरो होता है, तब हमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। मगर अगर ये जीरो वर्नियर स्केल का, अगर ये जीरो वर्नियर स्केल का आगे हो मेन स्केल के जीरो से या पीछे हो, तो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर मौजूद है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, फिगर ए में हमारे पास जीरो ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रहा है जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, यानी कि फिगर ए में हमारे पास कोई एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद नहीं है। फिगर बी में देखें कि हमारा जो जीरो है वर्नियर स्केल का वो आगे है मेन स्केल के जीरो से। इस केस में हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर है कि जब हमारा जीरो वर्नियर स्केल का आगे जाए, आगे चला जाए, क्रॉस कर जाए जीरो ऑफ मेन स्केल को, तो इस केस में हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर होता है। और अगर हमारे पास जीरो ऑफ वर्नियर स्केल पीछे रह जाए जीरो ऑफ मेन स्केल से, तो इस केस में हमारे पास जो जीरो एरर होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। जब हमें जीरो एरर का पता लग जाए तो इस जीरो एरर को हमेशा हम नेगेटिव, अगर हमने जीरो करेक्शन करनी है तो जो जीरो एरर आएगा हम हमेशा उसका नेगेटिव लेंगे, यानी कि उससे ऑपोजिट साइन लेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम अपनी लास्ट वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे। अब मैं बाय एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि कौन से स्टेप्स हैं जो हमें लेने पड़ते हैं वर्नियर कैलिपर से रीडिंग हासिल करने के लिए। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हमने रीडिंग फाइंड करनी है तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो हम इस वर्नियर कैलिपर के जॉज के अंदर प्लेस कर दें, इस वर्नियर कैलिपर के जॉज के अंदर रख दें। जब हम इसको रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा वर्नियर जो स्केल है, जो मूवेबल स्केल होता है, ये पीछे होगा और ये मेन स्केल की कुछ रीडिंग्स को क्रॉस करेगा। अब हमने नोट करना है कि इसके जीरो ने मेन स्केल की कितनी रीडिंग्स को क्रॉस किया है। ये बात फाइंड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पास मेन स्केल की कौन सी रीडिंग वर्नियर स्केल की रीडिंग से एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही है। हम नोट करेंगे कि कितनी रीडिंग्स जो हैं वो वर्नियर स्केल की पास कर गई हैं मेन स्केल की रीडिंग्स को। जब हमें ये पता लग जाएगा तो हमने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी रीडिंग एग्जैक्टली कोइंसाइड कर रही होगी मेन स्केल की रीडिंग से। उसको नोट करके हमने उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अपनी मेन स्केल की रीडिंग, जो वर्नियर स्केल की जो रीडिंग्स पास हो गई थी, उसमें उसको प्लस कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारी रीडिंग होगी जो डायामीटर या रेडियस उस ऑब्जेक्ट का होगा। और लास्ट में हम उसमें जो है वो जीरो करेक्शन जो है वो अप्लाई कर देंगे। फर्दर जो है वो आप प्रैक्टिकली इसको अपनी लेबॉर्ट्रीज में करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। स्क्रू गेज स्क्रू गेज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। वर्नियर कैलिपर से जो हमने रीडिंग, मिनिमम रीडिंग हम फाइंड कर सकते हैं वो थी 0.1 मिलीमीटर। स्क्रू गेज ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम 0.1 मिलीमीटर से भी स्मॉल रीडिंग किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन क्या है ये आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर। ये स्टड होता है जी, ये स्टड फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता। ये हमारे पास इसकी सर्कुलर स्केल है। ये सर्कुलर स्केल हमारी मूव करती है इस मेन स्केल के ऊपर। इसको, ये मेन स्केल की जो रीडिंग है इसको हम इंडेक्स लाइन कहते हैं और ये यू शेप मेटल फ्रेम के साथ ये स्केल जो है वो अटैच्ड होता है। अब जब हम इसको रेचेट से इसको हम घुमाते हैं तो ये सर्कुलर स्केल इस मेन स्केल के ऊपर मूव करता जाता है। अब आगे इसकी जो फर्दर
कंस्ट्रक्शन है वो हमें इस पैराग्राफ में पता लगेगी। ये तो आपको मैंने बता दिया है कि यू शेप मेटल फ्रेम होता है, वो किस तरह से मेन स्केल के साथ अटैच है। स्टूडेंट्स, जब हम ये जो थिम्बल आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर थ्रेडेड स्पिंडल है, थ्रेडेड स्टिम्बल जिसको हम अपनी लोकल लैंग्वेज में चूड़ियाँ भी कहते हैं। जो नट्स वगैरह आपने देखे होंगे कि किस तरह से हम उनको जब टाइट करते हैं तो वो उन थ्रेडेड जो स्पिंडल्स होते हैं आयरन के, उनके ऊपर मूव करता, वो नेट बंद हो जाता है। तो इसके अंदर भी वही मौजूद होते हैं। जब हम इसको घुमाते हैं तो ये जो थिम्बल एक कंप्लीट चक्कर, ये सर्कुलर स्केल जब अपना एक कंप्लीट राउंड पूरा करता है तो ये 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करता है। क्योंकि इंडेक्स लाइन की ये जो लाइन है इसके ऊपर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस इसने कवर करना है जब इस सर्कुलर स्केल ने पूरा जो है वो अपना एक राउंड कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो सर्कुलर स्केल है इसके ऊपर 100 रीडिंग्स हैं। 100 रीडिंग्स ने जब अपना एक राउंड पूरा करना है तो उन्होंने 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना है। जब वो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस 100 लाइंस ट्रेवल करेंगी तो एक लाइन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, हम 1 मिलीमीटर डिस्टेंस को डिवाइड कर लेंगे 100 लाइंस से और आंसर आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। और ये लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज का, यानी कि स्क्रू गेज से हम 0.01 मिलीमीटर तक का स्मॉल जो डिस्टेंस है उसको हम फाउंड कर सकते हैं। अब वर्किंग ऑफ स्क्रू गेज काम किस तरह से करता है, इसको काम में लाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके एरर्स को दूर किया जाए। एरर्स, अभी पीछे हम वर्नियर कैलिपर के भी एरर पढ़ के आए हैं जिसमें हमने उसके 0 एरर देखे थे। इसी तरह इसके अंदर भी 0 एरर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमारी जो इंडेक्स लाइन है, ये जो इंडेक्स लाइन है इसका 0 एग्जैक्टली कोइंसाइड कर जाए सर्कुलर स्केल के 0 से, तो इस वक्त कोई 0 एरर इस स्क्रू गेज के अंदर मौजूद नहीं है। फिगर बी में देखें, इस वक्त हमारी जो सर्कुलर स्केल का 0 है वो बिहाइंड द इंडेक्स लाइन है, वो इंडेक्स लाइन के 0 से पीछे है। सर्कुलर स्केल का 0 इस वक्त इंडेक्स लाइन के 0 से पीछे है, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन है, और इस केस में स्क्रू गेज के अंदर पॉजिटिव 0 एरर मौजूद है। फिगर सी में देखें, जब 0 ऑफ सर्कुलर स्केल क्रॉस कर जाए 0 ऑफ इंडेक्स लाइन को तो इस केस में 0 एरर होता है नेगेटिव 0 एरर। ये तो थे स्टूडेंट स्क्रू गेज, उसकी वर्किंग और उसके अंदर मौजूद 0 एरर्स को हम किस तरह से फाउंड कर सकते हैं। आगे है हमारे पास, अभी तक जो हमने पढ़े थे वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे जिनसे हम लेंथ को मेजर कर सकते थे। अब आगे हमारे पास हैं मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो मैस मेजर करते हैं चीज़ों का, जिसकी बेहतरीन मिसाल तराजू भी है जो हम पुराने वक्तों में जो है वो इस्तेमाल करते थे, जिसके ऊपर हमारे पास 2 पॉट्स होते थे, उसके एक में अननोन मैस रखते थे, एक में नोन मैस रखते थे, और हम उसको कंपेयर करके अपने अननोन मैस को फाइंड कर सकते थे। तो ये ग्रीक्स एंड रोमन्स ने इस पे बहुत ज़्यादा काम किया और इनिशियल स्टेजेस में जो है वो यूज़ किया जाता था फिज़िकल बैलेंस। फिज़िकल बैलेंस आजकल भी लेबॉर्ट्रीज़ में जो है वो यूज़ होता है। फिज़िकल बैलेंस क्या है ये आपको इमेज में नज़र आ रहा होगा, ये डायग्राम है हमारे पास फिज़िकल बैलेंस की। स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये बीम होती है, इस बीम के साथ ये नीडल होती है और नीचे हमारे पास इधर स्केल होती है। ये 2 इसके हमारे पास पैन्स हैं, ये 2 पैन्स हैं, एक में हम नोन मैस रखेंगे जिसका हमें पता है और एक में हम अननोन मैस रखेंगे जिसका हमें नहीं पता। जब हम नोन मैस और पहले तो हम इसको लेवल करेंगे कि इसके जो लेवल है, ये स्क्रूज आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल लेवल होना चाहिए और स्टार्टिंग में ये
0 पर होनी चाहिए इसकी बीम से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जब हम इसको घुमाएंगे तो ये जो नीडल है ये एग्जैक्टली 0 पर आ जाएगी। जब ये 0 पर आ जाएगी तो हम नॉन मैस, ऐसा मैस जिसका हमें पता है, वो हम इसके एक पैन में रखेंगे और जब हम उसको उस दूसरे पैन में रखेंगे तो ये जो नीडल है ऑब्वियसली ये मूव होगी। अब ये जितनी मूव होगी अपने दूसरे पैन को हम अपने दूसरे मैस को जिसका हमें नहीं पता हम दूसरे पैन में रखेंगे। जब हम उसको दूसरे पैन में रखेंगे और इस बीम को हम एडजस्ट करके दोबारा 0 पर लाएंगे, हमें कंपैरिजन से पता लगेगा कि कितनी पीछे हमारी बीम आई है और हमारा जो अननोन मैस है जिसका हमें नहीं पता उसका क्या मैस है। तो इस तरह से नॉन मैस को यूज करते हुए हम अननोन मैस को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास लिवर बैलेंस। लिवर बैलेंस में भी 2 पैन्स होते हैं, उनको एक लिवर के जरिए जो है वो जोड़ा जाता है आपस में। उसमें भी एक स्केल होती है, एक में हम अननोन मैस रखते हैं, एक में नोन मैस रखते हैं और जितना पॉइंटर मूव करता है उसकी मदद से हम रीडिंग जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ये लिवर बैलेंस का भी सेम एप्लीकेशन प्रिंसिपल है जो हमारे पास फिजिकल बैलेंस का था। आजकल जो हम यूज देखते हैं ग्रोसरी स्टोर्स पे और डिफरेंट जगह पे, वो यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता है और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत आसान है। ये आपको नज़र आ रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, आप सबने देखा भी होगा। इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है। इसके ऊपर हमारे पास सिंपल स्विच ऑन और ऑफ का बटन होता है। हम इसको सिंपली ऑन कर दें तो ये ऑन हो जाएगा और जब हम इसका ये जो पैन है इसके ऊपर हम कोई चीज़ रख दें तो हमारे पास यहाँ डिजिट में उसका मैस आ जाएगा कि इस चीज़ का क्या मैस है। तो ये बहुत सिंपल मगर बहुत कारआमद है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, जिससे हम जो छोटे से छोटे मैस को भी डिटरमाइंड कर सकता है। स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़े हैं पीछे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब आगे हम पढ़ेंगे टाइम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें नंबर 1 है हमारे पास स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जो है वो बहुत काम की, स्टॉप वॉच जो है वो हम टाइम इंटरवल किसी चीज़ का फाइंड करने के लिए गेम्स में भी यूज़ होती हैं और डिफरेंट जगह पर इनके यूजेस हैं। अब स्टॉप वॉच की भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच और एक है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में हमारे पास नीडल होती है। नीडल आपको ये नेक्स्ट लाइन में मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो नज़र आ रही होगी। इसमें हमारे पास नीडल होती है, इसके ऊपर बटन होता है जिसको हम नॉब कहते हैं। जब मैं उसको दबाता हूँ तो ये नीडल चलना शुरू हो जाती है और जब मैं उसको दोबारा उसी बटन को दबाऊंगा ये नीडल एक जगह स्टॉप कर जाएगी और अगर मैंने उसको दोबारा अपनी जगह पर लेकर जाना है तो 3rd टाइम मैं उसको दबाऊंगा तो वो नीडल दोबारा 0 पर आ जाएगी। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो वो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.1 सेकेंड, यानी कि 0.1 सेकेंड कम से कम वो रीडिंग है जो हम मैकेनिकल स्टॉप वॉच से फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड जो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है उसके अंदर हमारे पास डिजिट्स की शेप में नंबर्स आते हैं और डिजिट्स के ज़रिए हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। डिजिटल स्टॉप वॉच ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच का हमारे पास लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेकेंड्स, यानी कि इतने कम जो है टाइम इंटरवल हम डिजिटल स्टॉप वॉच से फाइंड कर सकते हैं। अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच को हम कैसे यूज़ करते हैं ये आपको मैंने भी बताया है कि उसके ऊपर नॉब होती है, उसको हम प्रेस करें तो नीडल चलना शुरू हो जाती है, दोबारा प्रेस करें वो स्टॉप हो जाती है और जब 3rd टाइम उसको प्रेस करेंगे वो दोबारा अपनी 0 की पोजीशन पर वापस आ जाती है। जो हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉचेस होती हैं उनके ऊपर स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट का बटन होता है। स्टार्ट का बटन जब हम दबाएंगे स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी, वही बटन हमारे पास स्टॉप का होता है, उसको जब हम दोबारा प्रेस करेंगे स्टॉप वॉच वहीं पर वो डिजिट स्टॉप हो जाएगा। और सेकंड बटन जो उसमें लगा होता है वो है रीसेट का। रीसेट मीन्स दोबारा 0 से स्टार्ट करें, जब हम रीसेट का बटन दबाएंगे वो दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास मेजरिंग
सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर एक प्लास्टिक का या ग्लास का जो है वो ट्रांसपेरेंट सिलेंडर होता है हमारे पास, जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ों के जो वॉल्यूम जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। इसके ज़रिए हम सॉलिड का वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, पाउडर का भी फाउंड कर सकते हैं और लिक्विड्स का भी फाउंड कर सकते हैं। अब इसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन हम जो इससे मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम, वो 100 मिलीलीटर से लेकर 2500 मिलीलीटर तक का वॉल्यूम पाउडर जो है वो हम मेजरिंग सिलेंडर से फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये पाउडर सब्सटेंस का भी फाइंड कर लेता है, लिक्विड का भी और सॉलिड्स का भी ये फाइंड कर सकता है। और जिस मेथड से हम सॉलिड्स का फाउंड करते हैं वॉल्यूम यूजिंग मेजरिंग सिलेंडर, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। अब ये डिस्प्लेसमेंट मेथड है क्या? फर्स्ट तो आप इसका इमेज देख लें कि ये हमारे पास शेप है मेजरिंग सिलेंडर की, एक ग्लास की लॉन्ग सिलेंडर है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, और ये हमारी जो आंख जब इसमें मेजरमेंट कर रही हो तो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होनी चाहिए इसके कर्व के, क्योंकि समटाइम्स जो कर्व होता है ना उसके जो वो एग्जैक्ट लेवल पे नहीं होता लिक्विड, वो कर्व की शेप में होता है, उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो हमेशा ऊपर होते हैं अपनी एक्चुअल रीडिंग से। तो इसकी रीडिंग फाइंड करने के लिए हमारा इसका जो मेनिस्कस है बिल्कुल इसके सामने हमारी आंख होनी चाहिए, तभी हमारी रीडिंग जो है वो मेजरिंग सिलेंडर से ज़्यादा एक्यूरेट आएगी। मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हुए हम सॉलिड का भी जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह से स्टूडेंट्स, आए देखते हैं। फर्स्ट मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूँगा आपके सामने मेजरिंग सिलेंडर। स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज ये एक मेजरिंग सिलेंडर है और ये इसकी रीडिंग्स हैं। अगर मैंने किसी सॉलिड का फाउंड करना है वॉल्यूम, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर लिक्विड पोर करता हूँ, मैं इसके अंदर लिक्विड डालता हूँ। ये लिक्विड जो मैंने इसके अंदर डाला है वो मैं आपको रेड जो है मार्कर से शो कर रहा हूँ कि वो लिक्विड जब इसमें मैंने वो सॉलिड जो है नहीं डाला, विदाउट पुटिंग द सॉलिड इन इट, इसका लिक्विड का लेवल इस वक्त इधर है और मैं इसको नाम दे देता हूँ कि ये इस वक्त है VI पे। अब मैं एक स्टोन लेता हूँ, उस स्टोन को मैं धागे के साथ, थ्रेड के साथ बांधता हूँ और मैं उस स्टोन को इस पानी के अंदर पुट करता हूँ। स्टूडेंट्स, जब मैं उस स्टोन को इस पानी के अंदर पुट करूँगा या इस लिक्विड के अंदर पुट करूँगा तो ऑब्वियस बात है कि ये पानी का जो लेवल है वो हाई होना शुरू हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि पानी का लेवल हाई होकर यहाँ पर पहुँच गया और अब मेरा जो वॉल्यूम है मैं उसको नाम देता हूँ कि वो है VF। स्टूडेंट्स, अगर मैं खाली पानी का वॉल्यूम माइनस कर दूं अपने टोटल वॉल्यूम से तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा इस स्टोन का, क्योंकि जब मैंने इसमें स्टोन नहीं डाला था तो पानी का लेवल यहाँ तक था। जब मैंने इसमें स्टोन डाल दिया तो ये लेवल हाई होकर VF पे चला गया। तो ये जो ग्रीन पोर्शन है ये पोर्शन है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और ये ग्रीन पोर्शन किस तरह से आएगा? अगर मैं इस पूरे VF में से इस VI को, रेड वाले को जो सिर्फ पानी का था, इसको माइनस कर दूं, यानी कि VF माइनस VI वॉल्यूम होगा हमारे पास इस स्टोन का। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज करते हुए इजीली जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं किसी सॉलिड का। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर टाइम खत्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आगे फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। आपका टीचर जवाद अली आपसे इजाज़त चाहता है। दुआओं में याद रखिएगा, दिल लगाकर पढ़ते रहिएगा और
खूब मेहनत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।